तो हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, वह झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब उसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चन है उसका जो सेट 1 है, आज उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने कहीं से नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, जो है साइंस का पहला सेट। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लिया है, क्योंकि उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, उसको लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखिए, 1 जूल को परिभाषित करें, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है, देखिए, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, मतलब 1 मीटर चला जाता है। जब उसको बल लगाया जाता है तो 1 मीटर वो खिसक जाता है। तो ये इस पर जो किया गया कार्य है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 जूल कहेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के सवाल की ओर। चलिए दूसरे नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, देखिए ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन मतलब किसी दिए गए माध्यम से ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और 440 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए। तरंगदैर्घ्य का ये फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, वेग तरंगदैर्घ्य बराबर कितना, वेग बटा आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति आपका कितना है, तो आवृत्ति 440 मीटर पर सेकंड, उसको आप लिखिए, बोल रहे हैं वेग को, और उसके नीचे लिखिए आवृत्ति को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 440 लिखा हुआ था और यहाँ है 220, 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर जो है आपका आवृत्ति तरंगदैर्घ्य जो है वो निकल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हम लोग का 10वां नंबर का सवाल है, ये है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम सोडियम में, चलिए देखते हैं कणों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ मोल हमारा कितना दिया गया था, तो 2 मोल है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, अवगाडो नंबर आपको याद रखना होगा। अवगाडो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर जो है 23 होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आपको इससे बोला, देखिए 46 ग्राम का बोला गया था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 46 ग्राम का देखिए यहाँ निकालते हैं। मोल बराबर क्या था, द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना होता था, हम लोग को 40 ग्राम दिया गया था, और 23 इसका क्या होता है, मोल में इसका 23 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए वजन का आधा क्या होता है, उसमें परमाणु का क्रमांक होता है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 2, और जब 2 आ जाएगा आपका निकल जाएगा, उसको आपको क्या करना, उस 2 को अवगाडो नंबर यानी 0.6.02223 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। जो आएगा उसका वही आपका हो जाएगा आंसर। और अगर आपको पूरा नहीं भी करना है, देखिए यहाँ जैसे 6 दूना क्या होगा, 12 हो गया। अगर आपको पूरा नहीं करना तो आप केवल लिख दिए 12 गुना 10 का पावर 23, तो भी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल की गणना करें, ठीक है। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित कण है जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक कण में धंसे रहते हैं। यह कण, या इसको गोला भी लिख सकते हैं, एक गोला में धंसे रहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कमी भी था, या सीमा बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या था, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। दूसरा, इस मॉडल में यह नहीं बताया गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार आपस में जुड़े हैं। और तीसरा इसमें है कि इस मॉडल में नाभिक के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए बढ़ते 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु के द्रव्यमान को ज्ञात करिए। देखिए तो ऑक्सीजन का जो 1 मोल बराबर कितना होता है, 6 ग्राम होता है, 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसका वजन कितना हो जाएगा, यानी द्रव्यमान वो 16 होता है। तो 16 होता है, और आपसे क्या पूछा 0.5 का, तो 16 गुने 0.5 आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में चाहेंगे तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसे काट दीजिए, 8 दूना 16, यानी 8 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, इससे अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो प्रतिरक्षीकरण होता है जिसको बॉडी का इम्यून सिस्टम बोलते हैं। प्रतिरक्षीकरण शरीर की रोग पैदा करने वाले जीवों से अपनी रक्षा करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। रक्षा करने, यहाँ देखिए ना छूट गया है तो आप लिख लीजिए, करने की प्रक्रिया है। हर दिन हमारा शरीर कई रोगाणुओं के संपर्क में आता है और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को उनसे लड़ती है और शरीर से को बीमारियों से बचाती है। 2 प्रकार का होता है, जन्मजात होता है और एक एक्वायर्ड प्रतिरक्षा होता है। इसके साथ ही हमारा जो 14 नंबर सवाल है कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए औद्योगिक कूड़ा मतलब जो कल कारखानों से निकलने वाला जो कचरा है, तो उसको आप लिख सकते हैं। फिर लिखा है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, मतलब अनुचित मतलब जैसे कृषि का काम हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाहित मल मतलब जल कल कारखानों में क्या होता है, जो घर का जो टॉयलेट वगैरह का पानी होता है, इसको जब लोग बहा देता है इसमें नदी वगैरह तालाब में, तो उसको बोलेंगे वाहित मल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए और अपने हिसाब से इसको डिफाइन भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ देखिए एक मैंने शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा पहले बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए वर्क को हम लोग क्या दिखाते हैं, F × D, ठीक है। उसी को हम लोग, और क्या होता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो F × ma।
तो उसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए अप्लाई करने के बाद क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम ए इंटू डी। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम डब्ल्यू तो पहले रहने देते हैं, एम भी रहने देते हैं, ए का क्या होता है हाफ, और भी स्क्वायर को हम लोग इसको डी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो गति का तीसरा समीकरण उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और चेंज करने के बाद क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो हमको पता है क्या होता है, उसका हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसको आप रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आएंगे ही आएंगे। मैंने पिछले भी कहा था, कई सारे मैंने वीडियो अपलोड किए थे, इसमें कहा था ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं माना, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। लिखा एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करिए। तरंग धैर्य, आवृत्ति और वेग के बीच में संबंध स्थापित करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आवर्तकाल क्या होता है, कंपित वस्तु माने कोई वस्तु अगर वाइब्रेशन में आता है द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या करते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। दूसरा आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कंपित वस्तु द्वारा वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अब देखिए दोनों में संबंध दिखाते हैं। चलिए दोनों में क्या संबंध है इसको देखिए, मैंने कोशिश किया कि सिंपल में इसको डिफाइन कर दूं। देखिए संबंध, आवृत्ति को हम लोग क्या माने, स्मॉल एन, और तरंग धैर्य को आप जानते हैं डेल्टा माना जाता है, और समय को टी। बस आपको ये वी का फॉर्मूला लगाना है, दूरी बटा समय, तो लैम्डा बाई टी हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिखा है, और आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/t। दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आता है वी बराबर, ठीक है, 1/t इंटू लैम्डा। तो यही हो गया इसके बीच में संबंध है। तो इसको आप बना लीजिए। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें और समस्थानिक के कोई तीन उपयोग लिखें। तो देखिए पहला पूछा गया है समस्थानिक। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु का भार जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी वजन अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक के परमाणु में कम से कम प्रोटॉन तथा असमान न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब इसको उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया गया है तो कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इसमें सभी का द्रव्यमान क्या है, 12, 13 और 14। ठीक है, और इसका उपयोग पूछ लिया गया है। तो उपयोग आपका बी में क्या पूछ लिया गया इसमें उपयोग, तो उपयोग क्या है, परमाणु रिएक्टर में करते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक जिसमें कैंसर का मान लीजिए उपचार करने में, इलाज करने में किया जाता है। और आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, घेंघा रोग जो होता है, गला जो फूल जाता है, उसके इलाज में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 18 नंबर का आज का जो हमारा सवाल है जल चक्र से। तो देखिए जल चक्र, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, कि आरेख चित्र बनाइए। तो देखिए बर्फ का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाकर संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है, फिर वापस जमीन पर गिरता है और भूमि पर गिरने वाली वर्षा नदी है और नालों के रास्ते समुद्र में वापस चले जाती है। इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र बनाना क्या है, देखिए कुछ पहाड़ बना लीजिए, यहाँ बादल बना दीजिए और यहाँ नदी बना दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि नदी और तालाब का पानी जो है भाप बनकर उड़ेगा। उड़ने के बाद क्या होगा, ये जाएगा कहाँ पर, ठंडे स्थानों पर, यानी हिमालय वगैरह के आसपास पहाड़ों में, और वहाँ जाकर क्या करेगा, फिर से बादल बनकर बारिश करेगा। ठीक है, इसको जल चक्र कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संक्रामक 19 का, संक्रामक रोग और असंक्रामक में क्या अंतर है। देखिए संक्रामक रोग वे रोग जिनसे तत्कालिक कारण सूक्ष्मजीव होते हैं, मतलब सूक्ष्मजीव के कारण जो फैलता है संक्रामक रोग कहलाता है, जैसे सर्दी जुकाम है ना, कोविड-19, चेचक और छोटी माता। असंक्रामक रोग ले लीजिए, ये शरीर में पीड़ित व्यक्ति होता है उसी तक सीमित रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। ठीक है, यार ये दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, पायरिया इत्यादि। तो ये 19 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको देखिए पहले जो 1 से लेकर जो आपका 7 क्वेश्चन है उसमें मात्र 5 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें आपको भी 5 बनाना है, और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें मात्र 3 क्वेश्चन कोई भी आपको खंड लास्ट वाले में बनाना है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।